हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का सिलेबस। भाई सीबीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है ना कि इस बार इस सेशन मतलब 2024-25 सेशन के लिए क्लास 9th साइंस का सिलेबस, रिवाइज्ड सिलेबस क्या होने वाला है। तो बस हम भी आज के इस सेशन में उसी रिवाइज्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार इस सेशन में आपको क्लास 9th साइंस के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि पूरे साल इस पूरे सेशन में हम क्लास 9th साइंस का सिलेबस कैसे कवर करेंगे, कैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो बस यही है आज के हमारे इस वीडियो का, इस सेशन का टारगेट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आ जाओ, इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम करते हैं अपने वीडियो को शुरू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, ये वीडियो। और वीडियो में क्या करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलो भैया शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरुआत करने के लिए मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेकर के बैठ जाएं। देखो ऐसा है कि क्लास 9th में एटलीस्ट साइंस के लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों की जो एनसीईआरटी बुक है वो आप लोगों के लिए इनफ है। इनफैक्ट मोर देन इनफ है, क्योंकि साल भर जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो, फाइनल एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो पेपर है बेटा वो इसी एनसीईआरटी बुक से ही सेट किया जाता है। जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। तो कहने का मतलब एकदम साफ है कि अगर आपने एनसीईआरटी बुक को, इसके हर एक कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को, इंटेक्स क्वेश्चन को, डायग्राम को, एक्सरसाइज क्वेश्चन को अपने दिमाग में यदि बिठा लिया, इस पूरे किताब को यदि आपने अपने दिमाग में बिठा लिया बेटा, तो डेफिनेटली आप क्लास 9th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, रैंक भी आ सकती है, टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक बेस्ट है और मोर देन इनफ है। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, लॉन्चिंग वीडियो में ही हम ये चीज़ क्लियर कर चुके थे कि साइंस में आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3 में से 2 सेक्शंस आपकी विभूति मैम लेंगी और 1 सेक्शन अग्रवाल सर लेंगे, मतलब अभिषेक अग्रवाल सर लेंगे। जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है वो अभिषेक सर आपको पढ़ा देंगे, और बायोलॉजी एंड फिज़िक्स जो ये 2 सेक्शंस हैं वो मैं पढ़ाऊंगी। तो आज जो अपन सिलेबस ओवरव्यू देख रहे हैं बेटा, उसमें मैं आपको फिज़िक्स एंड बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे साल हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताने क्या वाली हूँ, अभी बता देती हूँ। देखो, पूरे वीक आपको मेरे लेक्चर्स भी मिलेंगे और अभिषेक सर के भी लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे बायोलॉजी के साथ। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी मेरा फेवरेट है। तो मैं शुरुआत करूंगी बायोलॉजी के साथ, मतलब कि इस ओवरव्यू वाले वीडियो के बाद आपको जो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का आपको लेक्चर मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा। और मतलब बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही बायोलॉजी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जो हम चैप्टर उठाएंगे वो होगा फिज़िक्स का। तो बायोलॉजी फिज़िक्स, बायोलॉजी फिज़िक्स, एक चैप्टर बायोलॉजी, एक चैप्टर फिज़िक्स, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे हफ्ते आपको मेरे लेक्चर्स भी मिलेंगे और अभिषेक सर के भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। मतलब साइमल्टेनियसली आपके 2 सेक्शंस चलेंगे। जैसे कि सपोज़ मैंने बायोलॉजी उठाया तो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री के भी फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स मिलेंगे। फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर मैंने उठाया फिज़िक्स, तो फिज़िक्स के लेक्चर के साथ साथ आपको उसी वीक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ऐसे साथ साथ चलेंगे पूरे हफ्ते, राइट। तो ऐसे क्या होगा ना, हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कई बार बच्चों का ये कंसर्न होता है कि मैम हमारे स्कूल्स में ना हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, या पीरियोडिक टेस्ट में या क्लास टेस्ट में क्या होता है कि मैम रैंडमली कोई से भी चैप्टर को स्टार्ट करती है और किसी भी चैप्टर से जो ना सवाल आ जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम अपना पूरा ही सिलेबस जल्दी कवर कर लेते हैं। कोशिश अपनी यही रहेगी कि अपन पूरा सिलेबस जल्दी कवर कर लें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए सिलेबस को एटलीस्ट ले करके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम पूरे साल आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आ जाओ अब
अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लेते हैं। जैसे आप खोलोगे तो आपको शानदार सी बढ़िया सी चैप्टर्स की एक लिस्ट मिलेगी, और इस लिस्ट में हम जैसे ही इस लिस्ट को अपन देखेंगे तो पहले ही वही 4 चैप्टर्स हमको मिल जाएंगे जो विभूति मैम आपको नहीं पढ़ाने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं बेटा वो हैं केमिस्ट्री के। मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो क्या हुआ, अभिषेक सर तो हैं, वो पढ़ा देंगे। Matter in our surroundings, is matter around us pure, atoms and molecules, structure of the atom, ये 4 चैप्टर्स हैं आपको केमिस्ट्री में। अब इन 4 चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं वो आपको पढ़ा देंगे अभिषेक सर, वो आपको बता देंगे, ठीक है। मैं आ जाती हूँ अपने सेक्शन में जो कि है बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो शुरुआत होती है बायोलॉजी के साथ। साइंस में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 और बायोलॉजी में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसे कहते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यस, सेल को कहते हैं, सेल को, ठीक है। अब सेल को क्यों कहते हैं? क्या कभी आपने ये वर्ड सुना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो घबराओ मत, मैं बता देती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है बेटा कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल हो। एग्जाम्पल अमीबा। आप बोलोगे कि मैम क्या एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में ले दे करके एक ही सेल हो, ऐसा भी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जनरली हमें क्या लगता है कि जैसे कि मैम देखो हम हैं, हमारी बॉडी में तो इतने सारे सेल्स हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में एक ही सेल हो, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, उसकी बॉडी में एक ही सेल है और वो एक ही सेल क्या कर रहा है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है। और डेफिनेटली उस इकलौते सेल में वो सारे फंक्शंस हो रहे होंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, वो सारे प्रोसेसेस चल रही होंगी जिनके कारण वो ऑर्गेनिज्म, वो अमीबा जिंदा है। यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो इकलौता सेल होता है, वो इकलौता सेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और वो सारे काम भी करता है जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहे। तभी तो अपन बोलते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसको? सेल को। सेल को अपन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें सेल्स चाहिए हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी है ये जिंदा रहे तो बॉडी में जो सेल्स हैं बेटा वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सेल्स ही तो होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल्स ही तो होते हैं जो काम करते हैं, और उन्हीं फंक्शंस के कारण ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाता है। वरना अगर सेल्स ही गिव अप कर दें कि नहीं भैया हमको तो काम नहीं करना है, तो क्या हुआ? तो होगा ये कि बॉडी में जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं ना वो बंद हो जाएंगी। अगर बंद हो गई तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म भी बंद हो जाएगा, मतलब वो मर जाएगा। ठीक है, चलो तो पढ़ेंगे, डिटेल में अपन बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। तो इस चैप्टर में बेसिकली में पढ़ना क्या है, सेल के बारे में तो पढ़ना है, लेकिन सेल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, मतलब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, तो सीबीएसई ने वो भी बताया हुआ है, अपन वो भी देख लेते हैं। देखो, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक थोड़े से पुराने टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक थोड़े से मॉडर्न टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके अलावा हम सेल के सारे कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल वॉल की बात करेंगे, राइट। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। सेल ऑर्गेनल्स में हम क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको अपन शॉर्ट में ER भी बोलते हैं, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके अलावा सेल इंक्लूजन्स भी अपन पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है बेटा। 10th में जब आप जाते हो ना तो बायोलॉजी में आपको अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ने होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो वो सारे सिस्टम्स आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होगी। ऑर्गन्स के बारे में आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको टिश्यूज़ के बारे में पता होगा। टिश्यूज़ के बारे में आप तभी पढ़ पाओगे जब आपको सेल्स के बारे में पता होगा। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, 9th 10th का ये बेसिक चैप्टर है, इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन पूरा यहाँ पर जो है सेल के बारे में बात कर लेंगे, सेल की डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे। ठीक है, चल फिर
नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा टिश्यूज़ के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल, बहुत सारे सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप बन गया उसको अपन बोलते हैं टिश्यू। कई सारे टिश्यूज़ आ गए एक ही जैसे, एक ही काम करने वाले, तो वो जो एक ग्रुप बन गया बेटा टिश्यूज़ का, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक ऑर्गन। कई सारे ऑर्गन्स आ गए सेम काम करने वाले या एक साथ काम करने वाले टुगेदर एज अ यूनिट, तो क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ठीक है, चलो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यूज़ की। अब कौन कौन से टिश्यूज़ पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, मतलब सीबीएसई ने बताया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो बेटा टिश्यूज़ में हम बात करेंगे एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ दोनों की। सेल में भी ऐसा नहीं है कि पहले वाले चैप्टर में हम सिर्फ अपनी बात करेंगे, नहीं, हम प्लांट सेल के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही हम पढ़ेंगे। टिश्यूज़ में भी हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ दोनों ही पढ़ेंगे। आपको ले दे करके 4 ही एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने होते हैं। मस्कुलर टिश्यू पढ़ना होता है आपको, जो हमारे मसल्स में, मतलब जो हमारी मसल्स हैं वो मसल टिश्यूज़ की बनी होती हैं, है ना, मांसपेशियाँ अपन हिंदी में बोलते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे केवल न्यूरॉन्स की। ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू की। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड वो खुद भी क्या है, एक टिश्यू, ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा एपिथेलियल टिश्यू जिसकी हमारी स्किन बनी होती है। तो ये 4 टिश्यूज़ जो है आपको पढ़ने होते हैं। देखो सीबीएसई भी बोल रहा है ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन एनिमल्स। कौन से 4? तो वही एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू जिसमें आपको सिर्फ पढ़ना होगा न्यूरॉन्स के बारे में, और इसके अलावा कौन सा बताया, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में प्लांट टिश्यूज़ की हम बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज़ में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ना होगा और परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ना होगा। जाइलम एंड फ्लोएम अपन पढ़ लेंगे। कभी सोचा है आपने कि प्लांट है, हम सबको पता है कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो ही क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को अब्जॉर्ब करती हैं। चलो ठीक है, रूट्स ने पानी को अब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन वो जो पानी है वो इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, है ना, जैसे कि यूकेलिप्टस हो गया या बैंयन ट्री हो गया या पीपल का पेड़ हो गया, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं। तो इतने लंबे लंबे पेड़ों में जो ऊपर जो टॉप पर जो पत्तियाँ होती हैं, जो लीव्स होती हैं, पानी उन तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कि जड़ें तो जो हैं पेड़ की मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं, उन्होंने क्या करा है, पानी को अब्जॉर्ब करा है, लेकिन वो पानी इतने फीट हाइट तक कैसे पहुंचता है, तो टिश्यूज़ की मदद से। एक होता है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू पता है क्या करता है, कुछ अपने साथी एलिमेंट्स यानी कि सेल्स के साथ मिल करके लंबे लंबे कंडक्टिंग चैनल बना लेता है प्लांट बॉडी के अंदर। जैसे सपोज ये क्या है, ये एक ट्री है, ठीक है, ये रूट्स हो गई, ये रूट्स हो गई कुछ इस तरीके से। तो एक होता है जाइलम टिश्यू जो अपने एलिमेंट्स के साथ जुड़ जुड़ के ऐसे लंबे लंबे कंडक्टिंग चैनल बना लेता है। ये दिख रहा है, लंबे लंबे कंडक्टिंग चैनल, ये, और ये लंबे लंबे कंडक्टिंग चैनल्स क्या करते हैं बेटा, पानी एंड मिनरल आयंस को रूट्स से लेकर के पत्तियों तक कंडक्ट कराने में मदद करते हैं। मतलब ये जो जाइलम कंडक्टिंग चैनल बना है ना, इस चैनल के थ्रू पानी जो है जड़ों से निकल करके पत्तियों तक पहुंचता है। सिमिलरली आपने बचपन में, मतलब कि जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर बनता है खाना, है ना। अब वो जो खाना है बेटा, जैसे कि सुक्रोज बना खाना है, वो है ना, शुगर है। अब वो सुक्रोज बना कहाँ है, पत्तियों में बना है, लेकिन उस सुक्रोज को रूट्स की जो जड़ें हैं, जो उसमें जो सेल्स हैं, उनको भी चाहिए है वो खाना। भाई खाना तो हर एक बॉडी के सेल को चाहिए ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि खाना बना है यहाँ पर और रिक्वायरमेंट कहाँ है उसकी, यहाँ है। तो खाना यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचेगा। तो एक और कंडक्टिंग टिश्यू होता है प्लांट बॉडी में जिसको अपन बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी क्या करता है, अपने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर के लंबा सा ऐसा एक फ्लोएम कंडक्टिंग चैनल बना लेता है, और उसके थ्रू क्या होता है, खाना पत्ती से निकल करके जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, रूट्स में या आजू बाजू कहीं पर भी, खाना वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम प्लांट टिश्यूज़ भी पढ़ेंगे। ओके, चलो फिर इतना पढ़ने पर हमारा जो आप बोल सकते हो कि जो बायोलॉजी सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे कि मैम बायोलॉजी सेक्शन इतने जल्दी कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ऐसा है कि पहले इस साल, मतलब 2 साल करीब पहले तक क्या होता था, एक और चैप्टर हुआ करता था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम डिफरेंट फाइलम पढ़ते थे, डिवीजन पढ़ते थे, क्लास पढ़ते थे, है ना, मतलब पूरा एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम पढ़ते थे। तो वो चैप्टर बहुत लंबा हुआ करता था। फिर सीबीएसई को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, ये जो प्लांट किंगडम, ये जो एनिमल किंगडम का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो बच्चा 11th में आकर के भी पढ़ सकता है।
है ना, क्योंकि 11th में फिर से पढ़ने को आपको मिलता। तो सीबीएसई ने बोला कि एक काम करते हैं, 9th के बच्चे का जो है ना सिलेबस थोड़ा सा कम कर देते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम जो है ये अपन सीधे बच्चे को 11th में पढ़ा देंगे, 9th में छोड़ दो। तो वो चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है। ये मैंने बताया इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे अपने सीनियर्स की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो लेकर के उनसे बोरो करके पढ़ते हैं, है ना। तो अगर आप लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक खरीदोगे तो उसमें तो आपको ये चैप्टर देखो मिलेगा नहीं, लेकिन जो पुरानी किताबों से पढ़ रहा है उसको वो चैप्टर मिलेगा। फिर वो परेशान होगा बच्चा कि मैम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन आपने पढ़ाया नहीं। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि बेटा वो हट गया है सिलेबस से। ठीक है, चलो। अच्छा, बायोलॉजी सेक्शन मेन तो इतना ही है, लेकिन अगर आप सबसे आखिरी में पहुंचोगे कहाँ, चैप्टर 12 पे, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आपको फिर से थोड़ा सा बायोलॉजी यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। प्योर ये बायोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में ऐसी हैं जो जनरल नॉलेज के ऊपर हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पशुपालन सीखते हो, एनिमल हस्बेंड्री सीखते हो, है ना, कि फ़िश फार्मिंग कैसे की जाती है, बी कीपिंग कैसे की जाती है, कैटल फार्मिंग कैसे की जाती है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो, आपको मज़े आती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप कुछ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिसेस भी देखते हो कि किस तरीके से क्रॉप प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, प्रोडक्शन ईल्ड कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनको पेस्ट से, इंसेक्ट से कैसे बचाया जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स उनको भरपूर मिले, इसके लिए हम उनको फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं, मैन्योर दे सकते हैं। ठीक है, एक किसान लंबे समय तक एक ही अपने खेत पर मतलब कितने लंबे समय तक जो है ना खेती कर सकता है, कैसे कैसे खेती कर सकता है ना, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स बेसिकली यहाँ पर हम सीखते हैं। तो प्योर बायोलॉजी नहीं है, बट हाँ चलो ठीक है, अपन इसको बायोलॉजी सेक्शन में ही डाल लेते हैं। अब देखो सीबीएसई देख लें क्या बोलती है इस चैप्टर के बारे में। सीबीएसई ने बोला है इस चैप्टर के बारे में, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग and selection of quality improvement and management, uses of fertilizers and manures, protection from pests and diseases and organic farming, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है, सबसे आखिरी में इसको अपन डील करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब अपन शुरू करते हैं अपना फिजिक्स वाला सेक्शन। फिजिक्स सेक्शन में पहला चैप्टर है बेटा आपका मोशन, और मुझे लगता है कि पहली बार आप फिजिक्स में आ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। अभी तक तो आप जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैथ्स में देखते आ रहे थे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होता है वो होता है। 9th में आकर के मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार आप साइंस में भी कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे जो होंगे मोशन चैप्टर पर बेस्ड। 8th का मैं श्योर नहीं हूँ कि 8th क्लास में आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे हैं कि नहीं करे होंगे, करे भी होंगे तो बहुत ही बेसिक टाइप के करे होंगे, लेकिन हाँ 9th में आपको अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स जो हैं देखने को मिलेंगे, और जो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मोशन चैप्टर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी होती हैं। इक्वेशंस 3 होती हैं मोशन की, उनका डेरिवेशन आता है ना। आप ये मत बोलना कि हो सकता है कि डेरिवेशन ना आए, केवल हम उन 3 इक्वेशंस को याद कर लेंगे और उसके ऊपर सवाल लगा लेंगे। 3 इक्वेशंस को आपको याद करना है, उनके ऊपर सवाल लगाने हैं, प्लस उन तीनों इक्वेशंस को डिराइव कैसे किया गया है बेटा आपको वो भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको डिराइव करना सिखा दूंगी। तो मेन तो इस चैप्टर में वही है। देखो सीबीएसई क्या बोलती है, हाँ ग्राफ्स होते हैं। देखो इस चैप्टर में बेसिकली आपको डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना होता है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, तो ये तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ें तो आपको पता ही हैं, है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या है, टाइम का मतलब क्या है, कितनी स्पीड गाड़ी की थी जब आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, ये सब आपको पता है। कुछ टर्म्स यहाँ पर आपके सामने नए आएंगे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये 3 टर्म्स आपके लिए नए होंगे, ये मैं पढ़ा दूँगी। उसके अलावा कुछ ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। ग्राफ्स कौन कौन से होते हैं, देखो ग्राफ्स आपको सीबीएसई ने साफ साफ बोल दिया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको पढ़ना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना होगा फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। और फिर इसके बाद में स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जिसके ऊपर सवाल आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा बेटा वो होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाला। यहाँ पर आपको न्यूटन सर के 3 लॉज देखने को मिलेंगे। तीनों लॉज बहुत बढ़िया हैं, बहुत कमाल के हैं, और तीनों लॉ में कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि नया कॉन्सेप्ट छुपा होता है। जैसे कि अगर मैं
सर न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो वहाँ पर आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इनर्शिया वर्ड आपके लिए बहुत नया है ना, लेकिन समझा दूंगी। देखो इनर्शिया अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, डरना मत इस वर्ड से। जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार बहुत आलस आ रहा है, इतना आलस आ रहा है कि अपनी जगह से हिलने का मन नहीं कर रहा। कि सपोज अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मुझे इतना आलस आ रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बैठी रहूँ, मुझे चलना ना पड़े, मुझे मोशन में ना आना पड़े। तो ये जो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड आलस, फिजिक्स में इसी आलस वर्ड को अपन बोलते हैं इनर्शिया। ये हर एक नॉन लिविंग चीज़ में भी क्या होता है, इनर्शिया होता है। जैसे कि ये पेन है, ये रेस्ट पर है, ये मूव तो नहीं कर रहा है ना, तो इसके अंदर भी क्या है, आलस। फिजिक्स में क्या बोलेंगे, इनर्शिया। और ये इसका इनर्शिया इसको रेस्ट से मोशन में आने नहीं दे रहा, इसका आलस इसको रेस्ट से मोशन में नहीं आने दे रहा, ठीक है। तो सर न्यूटन का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वहाँ से हमें इनर्शिया का आइडिया मिलता है। सर न्यूटन का जो दूसरा लॉ है उससे हमें बेसिकली मोमेंटम का आइडिया मिलता है। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्शन रिएक्शन के ऊपर है। रॉकेट कैसे उड़ता है ना, बलून में अगर हवा भर दी जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो किस तरह से बलून ऐसे करके उड़ता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ में जो है ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ आप बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल्स करने को मिलते हैं, लेकिन हाँ अच्छे होते हैं वो, है ना, इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अच्छा चैप्टर, छोटा चैप्टर है ये, ठीक है, छोटा है ये चैप्टर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगता है और बड़ा तो है ही, है ना। चैप्टर लेंदी है नो डाउट। मुश्किल ये क्यों लगता है, क्योंकि टॉपिक्स इसमें बहुत सारे हैं, लेंदी है ये चैप्टर, और इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। आप बोलोगे कि मैम न्यूमेरिकल्स तो फर्स्ट 2 चैप्टर में भी हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट नहीं आपने नहीं बोला कि वो लगता है। ये चैप्टर डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, ये चैप्टर बेटा ग्रेविटेशन इसलिए डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स मुश्किल नहीं होते हैं, मुश्किल होती है उनकी कैलकुलेशन। काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, है ना, और बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग होता है। डिफ़िकल्ट नहीं है, हाँ टाइम टेकिंग है, पर कोई भी चीज़ बेटा प्रैक्टिस से जो है इम्प्रूव करी जा सकती है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में टॉपिक ज़्यादा है लेकिन आसान है टॉपिक्स। प्लस पॉइंट क्या है वो भी तो मैं आपको बता दूं, माना कि ग्रेविटेशन चैप्टर लेंदी है, टॉपिक ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट ईजी है। 1-2 बार मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा, ठीक है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगी, तो जो डर है इस चैप्टर को लेकर के वो भी आपका चला जाएगा। ओके, चल देखो CBSE क्या बोलती है इस चैप्टर के बारे में। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है आपको, ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी के बारे में आपको बात करनी होगी। मास एंड वेट का कॉन्सेप्ट, हमें लगता है कि मास एंड वेट एक बराबर है ना, कि वेग मशीन पर चढ़े और किसी ने बोला कि तुम्हारा वेट कितना आया, है ना, या किसी ने मुझसे पूछा कि मैम इस पेन का वेट कितना है ना। तो मास अलग चीज़ है बेटा, और वजन, वेट जिसको अपन बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। फिर इसके बाद में फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, इसी चैप्टर में आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में भी बात करनी होती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बाउंसी के बारे में भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात करनी होती है, ठीक है। चलो, तो चैप्टर बड़ा है लेकिन हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना वर्क एंड एनर्जी। बहुत छोटा चैप्टर है ये, जितना बड़ा ग्रेविटेशन है उतना ही छोटा ये चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको वर्क के बारे में बात करनी होगी, बेसिकली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करनी होगी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब कि पहले मैं 9th में बताती थी बच्चों को कि उनका बिजली का बिल किस बेसिस पर आता है, लेकिन इस बार CBSE ने बोला कि मैम ये जो कॉन्सेप्ट है आप 10th में सिखा देना, 9th के बच्चों को रहने दो। तो बिजली का बिल कैसे आता है ये मैं आपको 9th में नहीं पढ़ाऊँगी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हम 9th में नहीं पढ़ेंगे, हम 10th में पढ़ लेंगे। 9th में हम सिर्फ बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, वर्क की एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, ठीक है। चल, फिर इसके बाद में लास्ट चैप्टर आता है फाइनली साउंड। साउंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, सवाल आते हैं और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। साउंड चैप्टर में देखो आपको क्या क्या पढ़ना है, साउंड का नेचर, ठीक है, साउंड वेव्स प्रोपोगेट कैसे करती हैं डिफरेंट मीडिया में, मतलब सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, गैशियस मीडियम में साउंड वेव्स कैसे प्रोपोगेट करती हैं वो आपको यहाँ पर सीखना होगा। फिर इसके बाद में साउंड की स्पीड, जैसे कि लाइट की स्पीड होती है वैसे ही साउंड की भी स्पीड होती है। रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन बींग्स, हम हर रेंज की बेटा जो आवाज़ है वो नहीं सुन सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए एक डेफिनेट रेंज होती है।
सुनने की, ठीक है, वो हम रेंज के बारे में बात करेंगे। फिर साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, एको क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपना फिज़िक्स एंड बायोलॉजी जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आई होप कि पूरे साल हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी अब फाइनली मिल गई होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो हैं एक वीक में मतलब 2 सेक्शंस जो हैं साइंस के वो साइमल्टेनियसली चलेंगे। एक वीक में आपको केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मिलेंगे, मतलब अग्रवाल सर के भी लेक्चर्स मिलेंगे और मेरे भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। तो कभी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी साथ में चलेगा, कभी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स साथ में चलेगा, ताकि आपका अल्टीमेटली जो सिलेबस है वो जल्दी हो जाए कवर। और लॉन्चिंग वीडियो में आपको बताया गया था कि DPPs आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। मतलब जैसे आज मैंने आपको एक वीडियो में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, तो अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने के पहले हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि पिछले लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कितना समझ में आया, कितना नहीं आया और क्या क्या समझ में नहीं आया, है ना। तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन या बोल सकते हो कि इवैल्यूएशन टाइप का हो जाएगा आपके लिए कि हाँ भैया टॉपिक तो पढ़ा था हमने, क्या आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो DPPs आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी और इस तरीके से हम पूरे अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे। सो आई होप कि वीडियो में जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको आ गया होगा समझ में। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में डेफिनेटली हम जो है ना अपने पहले चैप्टर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से शुरुआत कर देंगे पढ़ाई की। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ गुड डे।